बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं और जो कराची में रहने वाले मेरे दोस्त हैं, आज के दिन का उनका आगाज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि आज कराची में एक खूबसूरत सुबह है। बारिश हो रही है हल्की फुल्की और महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। और एक काम अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि कराची में बहुत सारे इलाकों में लाइट चली गई है जब से बारिश होना शुरू हुई है। मगर खैर इस वक्त जो है मौसम बहुत खूबसूरत है, इस मौसम को जो है वो आप इंजॉय कीजिए। ओके, आते हैं अपने प्रोग्राम के मौजू की जानिब। आज हमने अपने प्रोग्राम में फिर से दो मौज़ूआत पे बात करना है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की चौथी लहर के हवाले से। अभी मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ की परेशानी देखी जा रही थी कि तीसरी जो लहर है उसके केसेस जो हैं बतदरीज वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, मगर चौथी लहर का जिक्र भी होना शुरू हो गया है। हुक्काम का कहना है कि जो खलीजी ममालिक से 140 मुसाफिर पिछले दिनों पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनका जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब अगर किसी का कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो वो अक्सर लोग शिकायत करते हैं, नहीं नहीं दोबारा कीजिए, शायद आपके टेस्ट में कोई मसला हो गया। तो उनके टेस्ट दोबारा किए गए, फिर वो पॉजिटिव आए। तो ये एक तशवीश की बात है कि क्या ये कहीं वो भारतीय कोरोना वायरस जो भारत में था कहीं वो तो पाकिस्तान नहीं आ गया। अगर वो पाकिस्तान में आ गया है तो उसके हमारे क्या इंतज़ामात हैं, और जो तीसरी लहर की वजह से हम परेशान हैं, मतलब कल अभी पिछले 24 घंटे के 1980 जो है वो मुस्बत केसेस आए हैं और 27 हलाकतें हुई हैं। और हमने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, मामूल की ज़िंदगी की तरफ बड़ी तेज़ी से हम वापस आ रहे हैं। इस हवाले से कुछ टीमें भी तश्कील दी गई हैं हुकूमत की जानिब से। आज हम बात करते हैं इसी हवाले से कि अवाम किस तरह एहतियात कर रही है कोविड से। ये जो तीसरी लहर है या जो चौथी लहर का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या हम इससे बच पाएंगे? लॉकडाउन जो है क्या वो इन मसाइल का हल है? आगे आने वाली ईद की छुट्टियां क्या लॉकडाउन में गुजरेंगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी तीसरी और चौथी टाइप की तरफ आएँ, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त कोविड के हवाले से वैक्सीनेशन का लाजमी होना, जो मतलब एक जो लाजमी होना ज़रूरी करार दिया गया है, वो बिल्कुल सही फैसला है? इससे चीज़ें ठीक बेहतरी की तरफ आ रही हैं और हम मामूल की ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है अब से चंद दिन पहले की बात है, जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो ग्राफ था वो नीचे जाना शुरू हुआ था और पेशेंट्स भी कम होना शुरू हो गए थे। एक स्टेज पे तो 1000 से नीचे चले गए। आपने कहा था कि परसों के दिन में 1980 हुए हैं और इट वाज रफली 4% जो इफेक्ट था इसका। तो अब जब बढ़ना शुरू हो गए, नेचुरली मैं भी डेली बेसिस पे सारी चीजों को देख रहा था, तो ये एक वो चीज है कि जिसमें वो वाकई हमारे लिए बहुत बायस तशवीश है। अच्छा, सर्टली होता है कि जब हुकूमती अकाबरी मतलब सो मच सो इवन अगर असद उमर की बात करते हैं या फिर जो कि एक्चुअली एनसीओसी को हेड कर रहे हैं, या फिर इवन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से जिन खदशात का इजहार किया, तो लोग इनिशियली बिलीव नहीं करते। बट जनरली जब आप पूरी दुनिया को देखते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा ये है क्या चीज भाई, हम अक्सर बात करते हैं, आपने भी जैसे ओपनिंग में कहा कि ये डेल्टा वेरिएंट है बेसिकली कोरोना वायरस का। तो व्हाट इज डेल्टा वेरिएंट, ये किधर से आ गया भाई, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? तो आप अगर देखें और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर इस कोरोना वायरस को थोड़ा सा अगर स्टडी किया लोगों ने, इनिशियली कोरोना वायरस की शेप थोड़ी सी और थी, उसकी अलामात कुछ मुख्तलिफ थी। अच्छा, फिर आप अक्सर देख लीजिए कि इसके बाद उसके फिर जो भी वायरस होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, अपने आप को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करता है, अपनी हैयत को, अपनी फेस को, अपने असरात को वो तब्दील करता है और मुख्तलिफ शेप ये लेता है।
उसके हिसाब से फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको मुख्तलिफ किस्म के नाम दे देती है, वेरिएंट देती है। लाइक अगर आप देखें, इससे पहले इसी कोरोना वायरस के अंदर अल्फा, बीटा और फिर गामा को लेकर आए। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये डेल्टा आ गया, डेल्टा प्लस है जो बेसिकली इंडिया के अंदर जाहिर हुआ। और ये इसकी जिसने बीच में पिछले साल में इंडिया के अंदर से जाहिर होना शुरू हुआ, कंफर्म किया इसको WHO ने मई के अंदर इसको डेल्टा का नाम दिया, और ये फरवरी के अंदर ये यूके में पहुंचा, और मार्च के अंदर इसने इफेक्ट करना शुरू किया अमेरिका को, और इस वक्त ये 85 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो इससे इफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा सर, अभी इंडियन जो टाइप है, जो मतलब वो टाइप जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं, B16 या 17 जो है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये वो वायरस है, मैं समझता हूँ कि, और इसके बारे में जो तहकीक की गई और फिर आपने डेली बेसिस के ऊपर इंडिया के अंदर लोगों को इसका शिकार होते हुए देखा। दे वर इन लैक्स, यानी आप देखें ना, पहले इंडिया के बारे में हम कहते थे 55,000 हैं, 1 लाख हैं, जहाँ पे 4-4.25 लाख वो डेली बेसिस पे मतलब उसका शिकार होने लगे, उससे इफेक्ट होने लगे। इसके बारे में कहते हैं कि ये ज्यादा तेजी से, ज्यादा रैपिडली ये फैलता है, वो ट्रांसमिसेबल, ये ज्यादा जो है इलनेस क्रिएट करता है। और इवन सो मच सो कि ये जो आप वैक्सीनेशन लोग कराते हैं उसके इफेक्ट को भी ये थोड़ा सा कम करता है। सो दैट मीन्स अगर वो लोग हैं, इस पर हम आगे चल के भी बात करेंगे कि भाई अगर किसी ने वैक्सीनेशन कराई तो फिर अगर इफेक्ट करता है देन व्हाट नेक्स्ट। तो इसका मतलब है कि अब एक्सपर्ट्स सर जोड़ के बैठ गए हैं कि अब इसका मतलब है उनको कोई शॉट्स जो है वो बूस्टर्स जो है वो देने पड़ेंगे कि जी, ताकि इसके इफेक्ट को वो कम कर सकें। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि ये स्पेशली जो डेल्टा वायरस है, और सचली इसकी एंट्री, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इसके मरीज भी सामने आए, ये सामने आ चुका है, एंड वी ऑट टू बी वेरी वेरी केयरफुल इसके अंदर। इसमें बिल्कुल कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नहीं जी ये किसी तरह का कोई मीडिया जो है खुदा न खासा लोगों को डरा रहा है या हुकूमत किसी तरीके से लोगों को डरा रही है। देयर इज नथिंग ऑफ दैट काइंड। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ, हमारी पिछली ईदें भी इसी तरीके से खराब हुई, ये ईद भी ऐसा लगता है कि यस वी आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब। बट आप देखिए तो सही ना कि जैसे ही जो पिछली तीसरी लहर थी कोरोना की, जब वो रिसीड होना शुरू हुई तो लोगों का एटीट्यूड भी आपने मुख्तलिफ होते हुए देखा। और अब तो यकीन मानिए, आई लिव हियर इन इस्लामाबाद पिंडी, तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई कल्चर ही नहीं है, और कोई सिवाय इसके कि बैंक में आप जाते हैं, यस यू हैव टू पुट ऑन द मास्क, सरकारी दफ्तर। मगर सर अभी मैं आज ही खबर पढ़ रहा था कि रावलपिंडी में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनकी तनख्वाहें काटने का भी फैसला किया गया है। हम इस हवाले से जरा बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा वक्फा दरमियान में आ गया। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, जिनसे हम इस हवाले से उनकी राय शामिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले कर्नल साहब हम बात कर रहे थे कि लोग किस तरह एहतियात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के एहतियात करने के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल जब ये तीसरी लहर रिसीड होना शुरू हुई तो फिर एक होता है कि आप लॉकडाउन के अंदर रहे हैं, लोग बीमार बड़े हुए, तीसरी लहर ने भी पाकिस्तान को काफी इफेक्ट किया, और उससे जो बड़ा इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर आया और फिर लोगों ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑब्जर्व करना शुरू की, इट वाज बेसिकली इन इंडिया। अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर डेली बेसिस के ऊपर लाखों केसेस जो है वो होना शुरू हो गए वायरस के। अच्छा जी बिल्कुल। फिर इसके बाद वो डेल्टा वेरिएंट, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट एक लिहाज से इंडिया के अंदर आ गया। इवन सो मच सो कल भी अगर आप देखें, अच्छा एक ये चीज तो आप कह सकते हैं कि अगर इंडिया के अंदर वो 4-4.25 लाख का फिगर वो टच कर गए थे, तो टुडे दे स्टैंड 40,000 प्लस माइनस, यानी कल के इंडिया के जो केसेस है वो 37,000 थे, और उनकी जो डेथ थी वो 724 है। आई से स्टिल इट इज वेरी वेरी अलार्मिंग। इस चीज ने फिर पाकिस्तान के अंदर, यस मैंने देखा कि वो जो 6 से 8 हफ्ते का टाइम था उसमें लोगों ने बड़ा सीरियसली मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, और फिर गवर्नमेंट ने भी, मैं समझता हूँ
कि जिस तरह की पाबंदियां लगाएं, जिस तरह उन्होंने जिम्स को बंद किया, शादी हॉलों को बंद किया, लोगों को इकट्ठा होने से मना किया, बसों को एक लिहाज से रोका, बहुत कुछ हुकूमत की जो बस में था एनसीओसी को जिस बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने काम किया, आई थिंक दैट इज रियली रियली वंडरफुल। लेकिन अब ये आप कह सकते हैं कि नो, इसके बाद जब आपने देखा कि हाँ वो केसेस नीचे आना शुरू हुए पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट ने भी चीजों को देखते हुए फिर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको लिफ्ट करना शुरू किया, तो देन एवरीबडी थॉट ऑफ इट कि नाउ द थिंग्स आर ओवर, चीजें बेहतर होना शुरू हो गई है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गए, लोगों से मिलना मिलाना सारा जो कुछ भी। अच्छा, फिर सही पर एक और चीज भी बड़ी देखिएगा, एक वायरस है या किसी तरह की कोई परेशानी होती है, जी जी, उसका इम्पैक्ट शुरू के अंदर बड़ा स्वेर होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। याद करें जब शुरू में ये कोरोना वायरस की डिजीज आई थी, मीडिया का उसको कवर करना किस तरीके से, राउंड द क्लॉक यू यूज्ड टू सी ऑन मीडिया कवरेज। अच्छा, गवर्नमेंट को भी बड़ी परेशानी थी, घरों के अंदर हम देखे कई हफ्ते हम सारे के सारे बंद रहे थे सर, बंद रहे, और खौफ का एक आलम था सर। जी बिल्कुल। फिर जब दूसरी लहर आई तो आपने देखा उसका एक जी इम्पैक्ट तो कम था, पर व्हाट हैपन कि लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए। तीसरी लहर में यस लोग परेशान थे, वाई बिकॉज इंडिया के अंदर बड़ा सीरियसली उसने स्ट्राइक किया था आके। लेकिन इसके बावजूद भी अब जब चौथी लहर की तरफ जब गवर्नमेंट ने इशारा किया और बड़ा सीरियसली, और कोविड के ये केसेस जो हैं ये यहाँ पर मौजूद है इस वक्त डेल्टा वेरिएंट के पाकिस्तान के अंदर, ये हम सब के लिए इंतहाई परेशानी की बात है। वाई बिकॉज ये वो कोविड है जो कि बहुत इंतहाई सूरत के साथ मैं समझता हूँ कि फैलता है। और यस, वो जो गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगों को कहा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग को, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होना, एक दूसरे से मुसाफा नहीं करना, आपने हर हाल में एक थोड़ा, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं अगर आप डबल मास्क भी लगाए दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। और उसी के साथ आप इन्होंने जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स खोले हुए हैं, मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो कि इसके खिलाफ पे नहीं लगा रहे थे, टाइम नहीं था या कुछ भी नहीं था, देखे ना, जिंदगी से ज्यादा तो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से हमने बात करनी है, और हम देखते हैं कि बड़ी तेजी से लोग वैक्सीनेशन जो है वो करवा भी रहे हैं। जो अवाम का एहतियात करने के हवाले से रवैया है, क्या उसमें कुछ तब्दीली आपने देखी है? ये मैं इस हवाले से जानना चाहता हूँ कि मॉल्स में या बाज़ारों में और वैसे मतलब नॉर्मली घरों से बाहर निकलते हुए क्या लोग मास्क वगैरह लगा रहे हैं? इस बारे में आपका अपना क्या मुशाहिदा है, ज़रा वो बताइएगा। और मैं ना इसको एक दो चीजों के साथ को रिलेट भी करूंगा कि ये लोगों का ओवरऑल एटीट्यूड किस तरह का होता है या वो किस चीजों का असर लेते हैं। अगर आप रफली स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मैं टेनिस की बात करूंगा, मैं गोल्फ की बात करूंगा, और साथ ही मैं फिर फुटबॉल के इवेंट की बात करूंगा। रात को जो फाइनल आपने देखा यूके के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर तो लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वो तमाम लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन एक्चुअली कराई हुई थी। वाई बिकॉज इस डेल्टा वेरिएंट ने तो यूके को सबसे पहले आफ्टर इंडिया आके अटैक किया और हिट किया। और इवन अमेरिका, यूके के अंदर आउट ऑफ 19 पेशेंट जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। सो यू कैन मेक आउट। लेकिन इसके बावजूद हम जब देखते हैं यार यूरोप ये खुला हुआ है, वहां इतना सारा कुछ हो रहा है, उसका असर भी यहाँ पे लोगों ने लिया कि अच्छा भी ठीक है ना, तो थिंग्स आर नॉर्मल। अच्छा, हम मिन हैसल कौम भी ना, वी आर बिट कैजुअल, हम चीजों को बड़ा लाइट लेते हैं, और जब तक हमारे सर पे कोई चीज आ नहीं जाती तो हम उसको उस तरीके से सीरियसली एक तरह से नहीं लेते। और यही चीज मैं देख रहा हूँ इवन लाहौर के अंदर, और फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद के अंदर, और फिर रावलपिंडी के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मेरा ख्याल है वी नीड टू बिल्कुल इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रिकॉशनरी मेजर्स को। ये वाकई दिस इज समथिंग रियली डेंजरस। इसकी जितनी डिटेल यकीन मानी फहीम साहब आप पढ़ेंगे वो उतना ही आपको डिस्टर्ब करेंगे कि यस इट इज हैपनिंग लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज इसकी जिंदा मिसाल जो वो तो फिर इंडिया आपके सामने है ना। बिल्कुल सही। सो मच सो जी। अच्छा, कल साहब अभी ईद की छुट्टियां जो हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल है हम लोगों ने खींचतान के 8-9 छुट्टियां बना ही लेनी है। तो इन छुट्टियों में मेरा ख्याल है क्या लॉकडाउन होगा? जो अभी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जिस तरह तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या मॉल्स वगैरह और बाज़ार वगैरह बंद होंगे? अगर ऐसा होता भी है तो घरों में जो गैदरिंग्स होने वाली हैं उनको तो नहीं हम रोक पाएंगे इतनी आसानी से।
मेरा ख्याल है आपका जो एनसीओसी है बड़ा सीरियसली, बहुत ही माइन्यूटली एक एक चीज को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट का सबसे बेहतर काम है कि पूरे मुल्क का एक ब्रेन बनाया यहाँ पर एनसीओसी की शक्ल के अंदर, और फिर पूरे मुल्क को वो कंट्रोल एक लिहाज से कर रहे हैं। दे बिल्कुल सही अंडरस्टैंड है। हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन डेली बेसिस के ऊपर। सर्टली इसकी वो डाटा इनके पास आता है, उसको इवेल्युएशन के अंदर जाते हैं और फिर उनको क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। बट आई वुड से कि देखें, अभी परसों का जो ओवरऑल जो इन्फेक्टेड केसेस थे, दे वर प्लस ऑफ 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4% के। सही। कल के दिन के जो है दे आर 3.84%, राइट नीचे थोड़े से आए हैं। सो यू कैन से कि अगर ये अगले चंद दिनों के अंदर ये ट्रेंड आपको नजर आता है कि अगर ये 5-6 को क्रॉस करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे जो 9 दिन जो होंगे, ये छुट्टियों की जिस तरह का आपने तस्करा किया, मेरा ख्याल है प्रॉब्ली वो हमें लॉकडाउन के अंदर ही गुजारना पड़ेंगे। और इवन जो ईद की छुट्टियां भी हैं या ईद में से जो कुर्बानी हम करेंगे, प्रॉब्ली वो भी लॉकडाउन एनवायरमेंट के अंदर ही शायद करना पड़े। वाई इट इज सो? बिकॉज अगर गवर्नमेंट देखती है कि एक चीज है बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रही है, इफेक्ट कर रही है, तो इसने इफेक्ट तो फिर एक लिहाज से पूरे मुल्क को करना है। बिल्कुल तो वो सही। जो 9 दिन हुकूमत के पास आते हैं जिसके अंदर वो लोगों को एक दूसरे से दूर रख सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं उनके अपने घरों तक, तो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इफेक्ट, ताकि ना ज्यादा मिक्सअप हो, ना ज्यादा चीजों के स्प्रेड होने का एहतमाल हो, ना ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है अपना असर कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने यूके की मिसाल दी और दुनिया के बेशतर ममालिक में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी एक तेज़ी के साथ जो है ना वो जारी हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान, अच्छा, वहाँ पे ये सारा कुछ इसलिए इजीली मुमकिन भी है कि वहाँ अवाम ने, सब ने वैक्सीनेशन करवा ली है। हमारे यहाँ एक तो आबादी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है और उसके बाद जो है वो हर जगह पे उस तरह बड़े शहरों की तरह वैक्सीनेशन सबको करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि कोई 15 करोड़ के करीब जो है हमें वैक्सीनेशन करनी है, तो फिर जाके हम कह सकेंगे कि ठीक है, हमने सबको जो है ना वैक्सीनेट, सारी आवाम हमारी वैक्सीनेट हो गई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज टू प्ले अ वेरी मेजर रोल। व्हाई? बिकॉज लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लेकर आनी है, और जो मुख्तलिफ तरह की प्रोपिगेशन चल रही है कि ये ठीक नहीं है, ये वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, नहीं करानी चाहिए, इसके इफेक्ट हैं, या एक तंदुरुस्त आदमी है, व्हाई शुड ही गो और शी शुड गो बेसिकली फॉर द वैक्सीनेशन। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग, अगर आपने बिल्कुल ठीक मिसाल दी है कि अगर वहाँ स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद हो गए हैं, लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट ने आके इफेक्ट किया है, अटैक किया है, हिट किया है, तो लाइक वाइज यही चीज अगर आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आती है, तो मेरा ख्याल है हमें बड़ा सीरियसली इसको देखना है कि बिल्कुल हमें वैक्सीनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यकीन मानिए, इवन मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर के नजदीक ही वैक्सीनेशन सेंटर है, एंड एनीबडी गोज देयर, 10 से 15 मिनट टोटल लगते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर अरेंजमेंट्स वहां पर किए हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वी ऑल हैव टू अंडरगो दिस वैक्सीनेशन प्रोसेस। व्हाई इट इज सो? बिकॉज यस, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट तो किसी तरीके से करना है। बिल्कुल सही। जी, और फिर वैक्सीनेशन भी कोई आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसको मुकम्मल तौर पे खत्म करता है। भाई अगर उसका इफेक्ट हो सकता है, तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि ठीक है, वो फिर तो आपको मतलब गवर्नमेंट या एग्जैक्टली उससे होता है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना वायरस होता है, तो उससे लड़ने की ताकत जो है ना वो आपके जिस्म में होती है, आप जल्दी उससे डील कर लेते हैं। ये है इसका असल मकसद। थैंक यू सो मच कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीनेशन लगवाइए, ये हमारे लिए, हमारे प्यारों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से तो एक और मौजू पे हमें बात करना है जिसमें आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, जहां हम एक नहायत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे हम अक्सर बात करते हैं और अक्सर परेशान भी रहते हैं। ये मौजू है महंगाई से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, और इस वक्त जितने भी लोग हुकूमत से शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, वो सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे शिकायत करते हैं तो वो
महंगाई में इजाफे की वजह से होती है। तो इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नदीम भाई? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह। दालें हों, अंडे हो, गंदम हो, आटा हो, पकाने का तेल हो, या कोई भी चीज़ जो आप बाज़ार में ख़रीदने जाएं, दवाइयाँ हों, दूध हो, घी हो, हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। और एक तो इजाफ़ा होता है कि चलें बजट आया है, उसमें चीज़ों की कीमतों में थोड़ा सा इजाफ़ा कर दिया गया कि ठीक है हमने पूरा साल गुजारना है, उसका ये बजट बनाया गया। यहाँ हर महीने इजाफ़ा हो रहा है, तो लोग बड़े परेशान हैं इसकी वजह से। एक तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो चुकी है, इस कोरोना वायरस की वजह से माशी तौर पे सभी परेशान हैं। तो आप इस सारे सिनेरियो को ज़रा अपनी नज़र में किस तरह देखते हैं, इस बारे में बयान कीजिए। चलें शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से, फिर महंगाई की तरफ भी आते हैं। फ़हीम, मैं आपको बताऊं, कोरोना वायरस से ज़्यादा फौतगी हो रही है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में, अच्छा, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स में। यानी जो हालात जिस हिसाब से, और ये अभी से नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी वजह क्या, हम बड़े खुश होते हैं कि जी गाड़ियों की कीमतों में कमी। एक मिनट ज़रा, आपका मतलब है कि जितने लोग रोज़ाना कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रहे हैं? जी बिल्कुल। ओके। और कोरोना वायरस का इंतज़ाम तो हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर हम जो 70 सालों से जो फौतगियाँ हो रही हैं, आप किसी माँ बाप के घर पे जाके देखें जिसके बच्चे मजबूरी में मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट में मारे गए। अब तो हम ख़वातीन को भी बोल रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि हम दूर का नहीं सोचते। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये एक्सीडेंट से हमारे जवान मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें। हम खुश होते हैं जनाब, गाड़ियों की तादाद में इजाफा दिन ब दिन जनाब आसान कर दिया है, हर शख्स को गाड़ी खरीदने के लिए कर्जे दिए जाएंगे जनाब। उसके बाद हमें यह भी सोचना चाहिए कुछ अरसे में सड़कों में ट्रैफिक जाम नजर आएगा, क्योंकि गाड़ियों की तादाद में इजाफा, सड़कें उतनी ही। फिर हमें सोचना चाहिए कुछ अरसे बाद एक खबर आएगी कि जनाब आलूदगी इतनी हो गई है, पोल्यूशन इतनी हो गई है, बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी जानिब हम कहेंगे जनाब हमने तो बहुत सारी दरख्तें लगाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, दरख्त लगाए, मगर यहाँ मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी, बैंकों के लोन्स, मोटरसाइकिल लीजिए, गाड़ी लीजिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों का एक हुजूम आ गया। गाड़ी की इंडस्ट्री जो है अरबों रुपए कमाने लग गई, मगर इस आवाम के लिए फिर एक मसला आएगा ट्रैफिक जैम, दूसरा मसला आएगा पोल्यूशन, तीसरा मसला आएगा एक्सीडेंट्स, चौथा मसला आएगा कि अवाम जो है वो परेशान हो जाएगी, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, घर से निकलना मुश्किल। ये तो दुनिया भर की जरूरत है, दुनिया भर में दुनिया डील करने के मॉडल्स मौजूद हैं जनाब। दुनिया भर के अंदर आप बरतानिया जाते हैं, आपके जितने एक्स पॉलिटिशियंस है, बल्कि मौजूदा पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, तो आप उनको देखते हैं, बड़ी अच्छी फुटेज आती है कि जनाब ट्यूब में सफर हो रहा है, ट्रेन में सफर हो रहा है, वहां बस में सफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कहा जाता है कि जी आज जो है आलूदगी बढ़ गई है, बराए मेहरबानी आज आप अपनी गाड़ियां मत निकालें। वहां गाड़ियों की प्रोडक्शन को बढ़ाने को तरक्की नहीं समझी जाती है। पाकिस्तान में हम ये समझ हर चीज के बारे में हम क्या करते हैं, शॉर्ट साइटेड है जनाब। एक जगह हम पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा काम किया, दरख्त लगाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज वो पौधे दरख्त बन रहे हैं, मगर मुझे बहुत गम और गुस्सा है कि आज हम कह रहे हैं गाड़ियां और ख़रीदो, मोटरसाइकिलें और ख़रीदो जनाब। और कोई एमरजेंसी बुनियाद पे, जैसे आप एमरजेंसी बुनियाद पे वैक्सीन ख़रीद रहे हैं, एमरजेंसी बुनियाद पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काम करें, बसें ख़रीदें। बेशक हम क्या करें, तरक्की पाकिस्तान की हो रही है, हम ये बना रहे हैं जनाब। सबसे पहले तरक्की उस चीज़ को कहते हैं कि मैं घर से कहीं मुझे जाना हो तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। बिल्कुल सही है, आपने सही मिसाल दी है कि जो असल मसला है हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से महंगाई होती जा रही है, यही मतलब है आपका? अब महंगाई अब आई है, हमने गाड़ियां बहुत इंपोर्ट कर दी, हमने गाड़ियां बहुत बना ली। गाड़ियां किससे चलती हैं? ऑयल से और पेट्रोल से। जी। हमारा सबसे बड़ा मसला इंपोर्ट बिल का है, ऑयल का और पेट्रोल का, जो हुकूमत रोती रहती है। कभी हम सऊदीया से भीख मांग रहे हैं या
मदद मांग रहे हैं, दोनों अल्फाज एक ही है। क्यों मांग रहे हैं जनाब? क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ चुकी है, डीजल की कंजम्पशन बढ़ चुकी है, ऑयल की कंजम्पशन बढ़ चुकी है, और ये तमाम इसलिए बढ़ रही है कि आप अगर स्टैटिस्टिक उठा के देखें 10 सालों में, तो हमारे यहाँ गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ है, हमारे यहाँ मोटरसाइकिलों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब हुकूमत एक कहेगी कि जनाब पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। जनाब बिल्कुल बढ़ गई है, तो उस पॉपुलेशन के लिए आप गाड़ियां फराम ना करें, बराए मेहरबानी बसें फराम करें। आप जो है ऐसे रेलवे सिस्टम बना दें कि आम आवाम जा सके, मगर नहीं, मैं और आप नहीं जा सकते। वो तो गरीब आदमी कुचल के जाता है, कोई बस के ऊपर लेटता है, कोई कई ट्रेनों की हालत ऐसी है। मगर जिस दिन मैं, आप और हमारे मिनिस्टर साहब जैसे बरतानिया में बैठ के ट्रेन में जाते हैं ना, जिस दिन हम पाकिस्तान में उसी तरह बैठ के जाएंगे, तब याद रखिएगा महंगाई कम होगी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बिल, हमारा महंगा तरीन इंपोर्ट जो होता है वो होता है ऑयल का। ऑयल की कीमतें कभी $35 थी, 75 होगी। अगर $100 पे चले जाए फिर क्या होगा? और महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने तो सोचना नहीं है ना, हमने तो कहा कि गाड़ियां बढ़ानी है, मोटरसाइकिलें बढ़ानी है। तो अच्छा, हर चीज की कीमत जो है वो पेट्रोल की कीमत के साथ जो है वो बढ़ रही होती है, ये तो एक हकीकत है। मगर इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी रीजंस हैं हमारे यहाँ। वो जो प्राइस कंट्रोल जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आता है। एक चीज़ जो है वो असल उसकी कीमत कुछ और होती है, जो एंड कंज्यूमर है उस तक एक चीज़ की कीमत कुछ और होती है। हम जरा इस हवाले से बात करते हैं। एक वक्फा बीच में आन पहुंचा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू है महंगाई में मुसलसल इजाफा। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और टेलीफोन लाइन पे अभी हमें एक और मेहमान है जिन्होंने ज्वाइन किया है। आप समाजी कारकुन हैं, मखदूम मोहसिन साहब, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइए कि आपकी नज़र में महंगाई में ये जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वो वाज़ेह वजूहात हैं, ज़रा उन पर रोशनी डालिएगा। फ़हीम साहब, मैं समझता हूँ कि महंगाई जो है सबसे सीरियस इशू है, और वो महंगाई वाहिद इशू है जो डायरेक्टली आवाम को मुतासर करता है, या जो निचली सतह के लोग हैं उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल ऐसा। और महंगाई पे हमारी गवर्नमेंट्स हो गई, या हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, या इवन हमारी जो नॉन पॉलिटिकल इदारे हैं, NGOs वगैरह हो गए, या हम मीडिया से वाबस्ता लोग, या सोशल वर्कर्स, जो उनका फोकस बहुत कम है। और जो गवर्नमेंट की तरफ जब भी हम जाते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आप देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं कि हमारी सरप्लस में जारी है। हालांकि इन सब चीजों से आवाम को फर्क नहीं पड़ता। आवाम को फर्क पड़ता है कि आटा कितने का मिल रहा है, चीनी कितने की मिल रही है, या और भी जो रोजमर्रा की चीजें। अब आप देख लें कि इस बजट में भी आप देखें कि बताया गया है कि महंगाई तो बढ़ेगी, और पेट्रोल की प्राइसेस में अभी से इंक्रीज है। पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे तो आपके खाने पीने के अशिया भी। जी हाँ, सब्जी से लेके सब्जी, फ्रूट, दालें, हर चीज महंगी होंगी इसी के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये जी प्लीज कंटिन्यू करें, आप प्लीज सवाल करें। जी। अच्छा, तो आप अभी वक्फे से पहले हम बात ये कर रहे थे कि जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उनका क्या रोल है? क्या अगर वो सही तरह से रोल प्ले करें तो प्राइसेस में कुछ कमी आ सकती है, या मतलब उनके भी बस से बाहर हो चुकी है बात? देखिए, अगर हर कोई अपने जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज से उनको इम्प्लीमेंट करे तो बिल्कुल उस पर हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर एक जगह पे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज काम कर रही हैं ठीक तरीके से, तो अगर इम्प्लीमेंट करवाती हैं एक जगह पे, तो वही प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी दूसरी जगह पे कुछ ले देकर और फिर उनको रिलीफ दे देती है।
तो ये थोड़ा सा हमारी, अगर आप ओवरऑल अगर पूरी चीज को आप अगर सुपरवाइज करेंगे तो एक जगह पे आपको प्रॉपर काम नजर आएगा, दूसरी जगह पे आपको नाइंसाफी नजर आएगी। तो इस तरह से तो नहीं होगा। अगर एक तरह का न्यूट्रल सिस्टम हो फिर ही कुछ हो सकता है। बाकी मैं समझता हूँ कि अभी तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं, मतलब अभी तो कोई खास लीड तो नजर नहीं आ रहा। सही। नदीम मौलवी साहब, आपकी क्या राय है? एक तरफ तो हुकूमती सतह पे मतलब कीमतें बढ़ रही हैं और जो एंड कंज्यूमर तक चीज़ पहुंचती है वो उस कीमत पे नहीं पहुंचती है कि जो तयशुदा कीमत होती है ना। तो वो बीच में एक इदारे होते हैं जो सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आया कि जो कीमत की चीज़ की कीमत तय पाई है उसी कीमत पे आवाम तक चीज़ें पहुंच रही। तो फिर यही इदारे आते हैं। आप इन बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले हुकूमती जो मैकेनिज्म है उसको बदलना होगा। एक जगह पे जहाँ पे देखा जा रहा है कि फ़र्ज़ करें दूध की हम बात करते हैं, चारे महंगे हो रहे हैं, गाय पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, गाय भैंसें जितने भी आप देखें उनकी जो कॉस्ट है उनको रखने का कॉस्ट बढ़ते चला जा रहा है। अब हुकूमत क्या करती है कि एक प्राइस दे देती है जी 85 रुपये या 90 रुपये का दूध बिकेगा। ठीक है। अब वो गाय भैंसे वाले जो है वो कहते हैं जी पॉसिबल ही नहीं है, वर्केबिलिटी नहीं आ रही। अच्छा, हुकूमत के पास कोई ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं बैठे हैं कि वर्केबिलिटी के ऊपर काम करें कि जनाब हम ये चारा इतना सस्ता कर देंगे, ये सस्ता कर देंगे, अब आप आइए कि अब आप दूध इतना सस्ता करेंगे। नहीं, या वो हमारे यहाँ देखिए, अब हमारे यहाँ होता है ब्लैकमेलिंग सिस्टम। या ये हड़ताल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, तो वो कहते हैं जनाब आप 5 रुपए बढ़ा दें, ठीक है। या वो कहते हैं जनाब हमने ये लिख दिया आवाम को दिखाने के लिए, अब चाहे 100 में बेचो, 120 में बेचो, कभी कभार छापा मार देंगे, 10-20 हज़ार दे देना, लाख कमा रहे हो यार 10 हज़ार उसको दे दो, रिश्वत दे दो। ये हम एक पूरा निज़ाम बनाते हैं। अगर आप ये कह दें कि जी मेरे पास प्रोफेशनल आदमी बैठा हुआ है, सीमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं कि जनाब कोयले की कीमतों में पिछले 7 सालों से या 5 सालों से कमी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, सीमेंट की कीमत कम की जाए, कोई नहीं करेगा। पेट्रोल की कीमतें जब कम हुई थी तो जनाब आप जो है बसों का किराया कम कर दे, कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एनालिस्ट नहीं है, कोई तज्जियाकार नहीं है कि फोरकास्ट करे कि जनाब आज $40 का तेल बिक रहा है, कल $75 का हो जाएगा, तो जनाब आज हम रिजर्व्स की तरफ आए। जब $30-35 का जब तेल था तब भी हमने कोई रिजर्व नहीं किया, आज $75 पे पहुंच गया है, हमने कोई मैकेनिज्म नहीं। हमारे यहाँ एक रेले की तरह हुकूमतें चलती हैं। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, काफ़ी अरसे से वो एक रेला चलता है। जनाब ये मेरा जनाब बहुत मजीद बेहतरीन कारकुन है, ये इसको इस ओहदे पे लगा दो जनाब। ये नहीं, एनालिस्ट की क्या ज़रूरत है, सर टेंडर पास करते हैं, जनाब कितने का ऑयल आ रहा है, डाल दो, 3 महीने के लिए इंपोर्ट कर दो। जनाब गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी, मसला आ जाएगा, इंपोर्ट करो, गंदम इंपोर्ट करो, कहीं मसला ना आ जाए, ऑपोजिशन शोर करेगी। जनाब चीनी का भी मसला आ सकता है, वो भी इंपोर्ट कर दो। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम चल रहा है। अफगानिस्तान से जो बॉर्डर से गंदम कई सालों से स्मगल्ड आउट होता है, उसके ऊपर कोई नहीं सोचा जाएगा। हम ज़राई मुल्क हैं और उसके बावजूद हमें ये दुनिया के 4थे नंबर पे हम डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, और फिर भी हमारे बच्चे तकरीबन 4 लाख बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मरते हैं। यानी कि दूध की मतलब नहीं मिलता, जिसकी वजह से माएँ और ये मेल न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ निज़ाम को देखिए, सबने इमरान खान साहब को वोट क्यों दिया था? उम्मीद इसी की थी कि निज़ाम बदलेगा। अब वही होता है, वही फ़ोन आता है, जनाब गंदम की शॉर्टेज आ रही है, इंपोर्ट कर दें। क्यों इंपोर्ट कर? सर आ सकती है, हम रिजर्व्स के तौर पे रख रहे हैं। जनाब आपकी स्टैटिस्टिक, आपका जो डिपार्टमेंट है उसको पता होना चाहिए कि क्या है। जनाब बारिश आ गई अचानक से, बस सड़कें बंद, ब्लॉक। अच्छा नदीम भाई, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सारा निज़ाम झटके में या सिर्फ कुछ सालों में ही सारा ठीक हो जाए? इसके लिए भी मेरा ख्याल है कि 70 साल से ज़ायद मतलब हमने बिगाड़ने में लगाए हैं, तो सही करने में भी कुछ थोड़ा सा वक्त और तो लगता है। इस तरह की जस्टिफिकेशन भी हमें हुकूमत की जानिब से सुनने को मिलती हैं। वक्फा आ गया बीच में। मखदूम मोहसिन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी राय जो है वो आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम तक पहुंची है। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। स्टूडियो में हमारे साथ हैं जनाब नदीम मौलवी साहब और महंगाई के मुसलसल इजाफे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ओके, हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि अगर पूरा निज़ाम ही ख़राब है तो निज़ाम को बदलना और ठीक करना ये मतलब कुछ महीनों या कुछ सालों की तो बात नहीं है। इसमें तो वाकई अगर हमने 70 साल से ज़्यादा वक्त लगाया है इसको बिगाड़ने में, इसको ख़राब करने में, हर एक ने अपना रोल प्ले किया है इसमें। इन हुक्मरानों ने किया ही किया है। अगर हम कहते हैं तो अवाम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अवाम ने भी दबा के बुरा बिगाड़ पैदा किया। तो अब इन 70 साल से जायद अरसे का जो बिगाड़ है इसको ठीक करने में आपको क्या लगता है कि कितने साल और लग सकते हैं? अगर जादू की छड़ी हो तो उतने ही साल लग सकते हैं जिस तेजी के साथ आपने वैक्सीन इंपोर्ट कर दिया, जिस तेजी के साथ आपने कोविड के लिए एहतमाम किया, जिस तेजी के साथ सीपैक के लिए आपने काम किया, ये वो तेजी दिखा दें तमाम निज़ाम में। मगर नहीं जनाब, चीन ने फ़ोन किया। चीन को नाराज़ नहीं करना है। हमारे दोस्त, हमारे भाई, सऊदी हमारे दोस्त, हमारे भाई, उनके लिए हम आधी रात को उठ के काम करेंगे। मगर जनाब इस चीज को देखेंगे, वी विल सी टू इट जनाब। अवाम के लिए देखेंगे, अवाम के लिए जनाब। अवाम भी तो ऐसी है ना, गंदुम ना मिले तो परेशान होती है, चावल नहीं खाऊंगा मैं, चाहे मर जाऊं रोटी ही मुझे खानी है। चीनी तो मुझे चाहिए कम से कम 2 चम्मच। जलेबी तो होना ही होना चाहिए रमजान में। टमाटर, चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो, मैंने बकरा जरूर काटना है। हाँ। मैंने गाय तो लेनी ही लेनी है जनाब। मोहल्ले में क्या शक्ल दिखाऊंगा जनाब? मेरी भी तो इज्जत है, बिरादरी है। ये सब चीजों को बदलने के लिए मैंने तो वोट दिया था इमरान खान साहब को, ये सोचते हुए कि निजाम बदलेगा। आज मैं वही देख रहा हूं अफसोस के साथ। मैं वही निजाम देख रहा हूं, मैं वही लीडर देख रहा हूं, मैं वही कहानियां देख रहा हूं। लॉलीपॉप्स जो है वो दिए जा रहे होते हैं जनाब। अब बदलेगा। तरक्की के ऊपर हमने कितना बड़ा बजट रखा। तरक्की के ऊपर आप बजट उस वक्त रखें, पहले आप तब्दीली करें स्कूल की। मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल का मेयार प्राइवेट के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का स्कूल अच्छा होगा तो फ़हीम क्या मैं बेवकूफ़ों के पैसे दूंगा? अच्छा, तालीम के हवाले से मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं डॉक्टर अफसना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, क्या ख्यालात रखती हैं आप महंगाई के मुसलसल इजाफे के हवाले से? महंगाई तो ओवरऑल पाकिस्तान में हर चीज में बहुत ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लें, सर्दियों में आपके गैस के बिल, खाने पीने, वो एक तो है ही हुकूमत की तरफ से। दूसरा वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास लॉज हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले भी जो है ना वो सुस्तुल वजूद हैं। अच्छा। जिसकी वजह से हर बंदा अपनी मनमानी करता है। यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन है। मैं एक कल मतलब आज से एक हफ्ते पहले आपका जिंजर जो है, अदरक, वो अराउंड 200 रुपीज पर केजी था। कल से ईद के नजदीक होते होते 700 रुपए किलो हो गया है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें तो सारी ऐसी चीजें करनी है जो ईद पे हमें चाहिए। बकरा ईद हो, छोटी ईद हो, हम मुसलमान होने के नाते हर वही चीज महंगी कर देते हैं। तो टमाटर की कीमतें भी उसमें भी इजाफा हुआ है। क्या करें अब? अवाम स्टॉक कर लें क्या? अवाम देखें, अवाम क्या करे, क्योंकि हमारे जो लॉ के जो बैठे हुए हैं लोग वो ही कुछ नहीं करना चाहते, तो अवाम क्या करेगी? अवाम ने तो मजबूरन चीजें लेनी है ना। तो हम मतलब पूरी दुनिया में क्रिसमस है, ये है, जो उनके त्यौहार होते हैं वहाँ चीजें रिड्यूस कर दी जाती हैं, प्राइजेस रिड्यूस कर दिए जाते हैं ताकि लोग अपनी जो सेलिब्रेशन है उनको अच्छे से करें। यहाँ हाई से हाई कर दी जाती है, मजबूरी के साथ खेला जाता है। ना कोरोना का खौफ है, ना अल्लाह का खौफ है। कोरोना तो एक सेपरेट है, अल्लाह का खौफ ही आ जाए हमारी आवाम के दिल में तो मेरा ख्याल मैं यहाँ पर एक चीज कोट करना चाहूंगी। जिस चीज को भी आप मशहूरी दे देते हैं ना इस मुल्क में, वो अपने आप को कुछ समझने लगते। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको कोरोना में बहुत उठाया गया था, आज वो 3,500 रुपए अपनी कंसल्टेशन फीस ले रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक नॉर्मल बंदा 3,500 खाली कंसल्टेशन कैसे दे सकता है? वो दवाइयां लेगा, 10,000 तो उसका एक बंदे की बीमारी पे लग जाए तो वो खाएगा क्या, पिएगा क्या और अपनी फैमिली को क्या वो करेगा? मैक्सिमम यहाँ रेशियो क्या है आपकी सैलरीज की? 40-80, इससे अब तो बहुत ही मुश्किल है। किसी की सैलरीज होती है, वो उसमें रेंट पे करेंगे या वो अपनी बिजली पे करेंगे, अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना। आप एक कंसल्टेशन भी है, अगर आप उसको एक वो कर दें कि भाई इससे मैक्सिमम आपने ऊपर नहीं जाना, आप चाहे जन्नत से पढ़ के आए, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो जिसका दिल चल रहा है वो इस तरह से कर रहा है, सब्जी हो, दाल हो।
सही, आपकी राय जो है, आपकी राय हम तक पहुंच गई है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। सर देखें, आप बात कर रहे थे तालीम के हवाले से कि इन्होंने एक औसत सैलरी का जिक्र किया, 40 और 80 हज़ार की बात की। वैसे जो कम से कम तनख्वाह है वो 17,500, अब अगर 20,000 25,000 भी किसी की तनख्वाह है तो उसका गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, उसमें बच्चे की फ़ीस जो प्राइवेट स्कूल में वो पे करता है, सेहत के हवाले से उन्होंने बता दिया कि अच्छा डॉक्टर जो है वो 3,500 रुपया जो है वो एक सिर्फ देखने का आपको वो ले रहा है। तो चलें, आप वो भी मोहल्ले के अस्पताल में भी लगा लें तो 1,000 रुपया या 500 रुपया आपको वो भी अगर देना पड़ता है आपको। तो ये सेहत और तालीम के मसाइल और घर में वैसे जो दूसरे बिल वगैरह हैं, अगर इनके ये अगर कम हो जाएं, ये जो जिम्मेदारी है, तो इतनी सी महंगाई मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर असर भी डालती है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि डॉक्टरों की जो फीस है वो बढ़ते चले जा रही है। क्यों बढ़ रही है? डॉक्टर कम हो रहे हैं। हम अस्पताल बनाने पे तो बड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं, मगर उस अस्पताल को चलाने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो क्रिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डॉक्टर बनाते हैं? यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। आप कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियर बनाते हैं? इमारतों को छोड़े, इंसानों पे पैसे लगाएं। जब डॉक्टर होगा ना तो सड़क पे बैठ के भी इलाज कर लेगा, जब डॉक्टर होगा ना तो अस्पताल में भी कर लेगा। हमें इंसानों के ऊपर पैसे लगाने हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी जो ज़रूरियात जो पूरी होना मतलब हुकूमत का वादा है, रियासत की जिम्मेदारी है, जो अगर ये हमें वो सारी सहूलियात मिल जाती हैं तो क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलता है? देखिए, आवाम को रिलीफ सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा अगर निज़ाम बदले, बिजली की कीमतें कम हो, बच्चों का जो पढ़ाई की जो फीस है वो कम हो, अखराजात कम हो, पानी मुयस्सर हो, साफ पानी जो कि आइन में लिखा है इन सब चीज़ों का, हम इसके ऊपर दें। बनिस्बत भाग रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, जी CPAC खुश करना है, इसको खुश करना है। पहले अवाम को खुश कर लें। CPAC बहुत अच्छी बात है, मगर हम जिस तेज़ी के साथ CPAC पे जा रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी हमें अवाम के लिए जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर, आपके साथ इम्तियाज पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी के कहलाने और कहने पे मुझे फख्र है, मगर अफसोस इस बात का है, मसला महंगाई का फहीम नहीं है। अगर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाए तो पाकिस्तान इस तरह की शरारती हरकतों में सबसे आगे है। महंगाई, ये महंगाई नहीं, ये माफियागिरी है। अब आप देख लें, ईद उल अजहा मुकद्दस फरीजा हम अंजाम देना चाहते हैं, मगर हम मुसलमान भाइयों ने ही जुल्म की इंतहा कर दी, माफिया बना दिया। एक जानवर जो मुश्किल कसाईयों को 60,000 का बेचेंगे ईद के बाद, उसके 1.5 लाख 2 लाख मांग रहे। मैं बस इमरान खान साहब से यही अर्ज करूंगा, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे, आपकी हुकूमत बहुत अच्छी है, मगर अफसोस इमरान खान साहब, माफिया गिरी और माफिया के साथ आप जो है शिकस्त खा चुके हैं। क्योंकि अदरक माफिया, टमाटर माफिया, प्याज माफिया, चावल माफिया, दूध माफिया, आटा माफिया, स्कूल माफिया। आप मुझे ये बताएं कि आवाम जाए तो कहाँ जाए, या कोई दूसरा मुल्क ऐसा है जहाँ आवाम को अमन शांति मिल सकेगी? बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब। सर, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। नदीम साहब, आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारी बातें हैं इस हवाले से, बहुत सारी शिकायतें हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पे बस सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत को इस महंगाई के मामले को इंतहाई संजीदगी से लेना है, क्योंकि ये वो वाहिद मसला है जिससे हर शख्स जो है वो डायरेक्टली मुतासर होता है। थैंक यू सो मच। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।